बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज सारा दिन हुकूमत और पीटीआई के माबैन मामला तय ना पाने के बाद सारा दिन सूरत हाल ये रही कि दोनों बिलाखिर मैदान में उतरी। हुकूमत की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से अगरचे ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं पे भी रोड्स उस तरह से बंद नहीं किए गए, बल्कि पीटीआई जो है वो एहतजाज करने में नाकाम नज़र आती है, इनके अपने लोग नहीं निकलते। अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब तो ये फरमा रहे थे कि बहुत सारी लीडरशिप पीटीआई की जो है वो ये फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार कर लें। उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई की क़यादत खुद ये चाहती है कि इमरान खान रिहा ना हो। इसके अलावा तारड़ साहब जो हैं वो और दूसरे वज़रा जो हैं वफाकी, वो भी इस हवाले से सारा दिन गुफ्तगू करते रहे, जबकि पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आता रहा कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, और इस तरह की बहुत सारी बातें। शहरी भी मुख्तलिफ़ जगह पे रोड्स बंद होने की शिकायत करते नज़र आए। आज प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अलावा डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ क्यों बार बार पीपल्स पार्टी के साथ अपने जो मामलात हैं वो बेहतर करने पे जोर दे रहे हैं। आज भी उनकी सदारत में एक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली दोनों शरीक हुए और वज़ीर आज़म ने उनको क्या हदायत दी। इसके अलावा आखिर में बात करेंगे कि नेतन्याहू की जो गिरफ्तारी है उसको लेके अमेरिका और वेस्ट में क्या सूरत हाल पाई जाती है। सबसे पहले सियासत पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर हाफी आमिर इलियास राना साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने आज टाइम दिया। राना साहब, आपसे शुरू करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो आज मैदान में दोनों उतरे हैं तो आप क्या समझते हैं? सारा दिन की सूरत हाल आपके सामने है, आप किस तरह से सारी सूरत हाल का तज्ज़िया करेंगे? देखें, एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब में रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद कैपिटल को बंद कर लिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि विद इन दी इस्लामाबाद कुछ रास्ते बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं। शहरी मुख्तलिफ जगहों से जिनको पता है रहने वाले वो मूव कर रहे हैं, बाकी तो मेन शाहराहें तो बंद है। और लाहौर में आप मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, मोटरवेज ऑलरेडी बंद हैं, रास्ते ब्लॉक हैं। तो ये नहीं कह सकते कि रास्ते बंद नहीं हुए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की क़यादत अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऐसा बड़ा इज्तिमा लाहौर में भी नहीं कर सकी और किसी भी बड़े शहर में पंजाब के कहें कि ये बहुत मौसर एहतजाज के लिए लोग वाकई निकल आए हैं। और ना उनकी लीडरशिप सामने आई है कि आप ये कह सकें कि जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने पॉलिटिकली अपनी पावर शो की है। पंजाब की हद तक मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो अभी तक कहीं पे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आया। हाँ, केपी में चूंकि उनकी हुकूमत है और जहाँ रुकावट नहीं है वहां से उनके काफिले इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। हरीपुर के से निकलने वाले, क्योंकि हरीपुर खत्म होता है और पंजाब शुरू हो जाता है, टक्सला, वहां पे उमर अयूब पहुंचे हुए हैं, उनके रास्ते में रुकावट है। मतलब ये सारी सिचुएशन है जो अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि रियासतों में जहाँ रियासत होती है वहाँ शहरियों के दरमियान में मुकालमा होता है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की तरफ से एक पक्की जिद है कि मैंने बात करनी है तो अपनी शराइत पे और वो करनी है फौज से, जो नहीं हो रही। मुख्तलिफ तरह से उनके लोगों ने राब्ते भी किए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन वो नहीं कामयाब हुई। तो आज वजीर जो ताने दे रहे हैं उन्हें भी नहीं देने चाहिए, उन्हें थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए कि लोगों को अंगेख्त करने की बजाय सुलह सफाई की तरफ आए। अगर इमरान खान नहीं भी आ रहे तो हुकूमत का काम तानाजनी से ज्यादा मामले को सुलझाव की तरफ लेके जाना चाहिए। जी काज़मी साहब, मुझे नजर नहीं आ रहा। जी काज़मी साहब, आपने राना साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का आज का एहतजाज कितना मौसर रहा और क्या वाकई हुकूमती जो दावे किए जा रहे हैं ऐसा है वाकई? देखिए, पहली बात यह है कि जो भी एहतजाज करते हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई खबर बने। खबर तो एहतजाज से पहले ही ये बन गई और आलमी सतह की खबर बन गई। और आपको पता है कि लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हर तरफ रास्ते बंद किए गए हैं। कश्मीर से जो रास्ता आ रहा है, मरी से जो रोड आ रही है, वहाँ पे भी खंदक खोद दी गई है। सुबह से जनाब डिफरेंट मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, अखबारात हैं, वो भी ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रही हैं। तो एहतजाज तो खबरों की हद तक हुकूमत ने पहले ही उसको कामयाब बना दिया। अब क्या
राब्ते, मेरी इतला ये है कि राब्ते अभी भी हैं, अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से पैगाम रसानी हो रही है और हुकूमत की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है उनके साथ राब्ते में है और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन वो भी जिसे कहते हैं ना वेट एंड सी वाला मामला है कि कितने लोग आ रहे हैं, देखें कितना बड़ा एहतजाज होगा, कैसी सूरत हाल होगी। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल में फ़िलहाल हक़ाइक़ के मुनाफी होगा कि राब्ता कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। राब्ता तो ज़रूर है। अब जो लोग एहतजाज करने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो बड़ी तादाद में लोग आएंगे ही आएंगे, वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, उस तरह रुकावटें नहीं है। बाकी दीगर जगहों से भी छोटे मोटे काफिले वगैरह तो हम देख रहे हैं, पर वो जो एहतजाज वाली सूरत हाल है वो तो पूरे मुल्क में इस वक्त क्रिएट हुई हुई है। कोई बंदा लाहौर से पिंडी नहीं आ सकता, पिंडी से पेशावर नहीं जा सकता, तो वो एक माहौल एहतजाज वाला तो बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हाँ, अब इससे आगे क्या होगा, आगे क्या कोई बातचीत होगी, मामलात को आगे किस तरीके से हल किया जाएगा, मुझे ये लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता चल जाएगा कि उनके पास कितने बंदे आ रहे हैं, हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि कितने बंदे आ रहे हैं। और अगर इस्लामाबाद में लाखों की बात होती है, मेरे अंदाजे के मुताबिक 30,000 बंदा भी अगर इस्लामाबाद में आ गया तो वो हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। काज़मी साहब, गुजारिश ये है कि आपने जो बात की कि 30,000 बंदा भी आ जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, बंदा तो 10,000 भी आ जाए तो बहुत होता है। लेकिन यहाँ राना साहब आपका मौक़िफ़ जानने से पहले मैं चाहूँगा कि तारिक फजल चौधरी साहब, आप क्योंकि ख़ुद इस्लामाबाद में ही होते हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, तारिक फजल चौधरी साहब तो कहते हैं जी एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो गया। ज़रा सुन लें पहले वो क्या कहते हैं, तो फिर इस पर आपसे बात करते हैं। जी सुनाएं जी, क्या कहते हैं। किसी तरह का कोई मुजाहरा, किसी तरह का कोई एहतजाज इस्लामाबाद में आज बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। इस वक्त तक इस्लामाबाद में मुकम्मल खामोशी है, रावलपिंडी में मुकम्मल खामोशी है, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मुकम्मल खामोशी है। जो इनकी एहतजाज थी कि कॉल थी, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी राना साहब, वो तारिक फजल चौधरी साहब तो फरमाते हैं कि एहतजाज जो है पूरी तरह से नाकाम हो गया, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब भी कहते हैं कि जी रोड कहीं कहीं रुकावटें ज़रूर हैं लेकिन रास्ते खुले हैं। फिर ठीक है, फिर सत्य कह रहे हैं, हमें तो रोड बंद नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा है जी, हुकूमत की हमेशा जो भी हुकूमत हो ना, यही लैंग्वेज होती है। लेकिन मैं वो जो 30,000 बंदा या 10,000 बंदे पे ना तबसरा जरूरी करना चाहूंगा। इमरान खान और ताहिरुल कादरी को 14 अगस्त 2014 को लाहौर से रवाना किया गया था। आप रास्ते खुलवाए जा रहे थे उनके लिए, और जब इमरान खान शादरा से बाहर निकले थे तो 1800-1900 बंदा उनके साथ था और ताहिरुल कादरी के साथ 20 से 25,000 बंदा था। और उनको चाहिए ये था कि इमरान खान के साथ इतना बंदा चाहिए था। आपको पता है गुजरांवाला में एक फैक्ट्री के मालिक ने कोई 20,000 बंदे की रोटी की थी और वहां 1800-1900 लोगों ने ही खाना खाया था, जिसके नतीजे में ये हुआ कि इमरान खान के कंटेनर पे पथराव हुआ और लोग जूतियां लेके आए थे। भूलना नहीं है आपने, कादरी के ऊपर नहीं हुआ, जहां बंदे मौजूद थे, जहां बंदे नहीं थे वहां पथराव हुआ और सारे लीडर्स नीचे चले गए थे और फिर वो आके इस्लामाबाद में बैठ गए थे, क्योंकि वैल्यू चाहिए थी इमरान खान की। जब 25-30,000 बंदे आएंगे ना, तो मैं और आप अच्छे तरीके से, जैसे कादमी साहब ने कहा अगले 24 घंटे हैं, तो फिर हम तबसरा भी करेंगे, बात भी करेंगे कि वो इमरान खान का चार्ज क्राउड मौजूद है या नहीं है। फिलहाल अभी मुश्किल नजर आ रहा है, आज के दिन में देखें कल क्या होता है। जी काज़मी साहब, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी, अब थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, वो क्या फरमाते हैं, फिर उस पर ज़रा आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं। पे आके उन्होंने, जिधर से डेलीगेशन ने गुजरना है वहाँ पे आके उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए। फैजाबाद पे मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का, वो भी हमारी कोशिश है जितना जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। जी काज़मी साहब, नकवी साहब भी फरमा रहे हैं, अताउल्लाह तारर साहब भी फरमा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कहीं पे लोग नहीं है। और ये आपने देखा, वो कहते हैं रोड्स तो उतनी बंद नहीं हुई जितनी पिछली दफ़ा बंद हुई थी। और PTI क्यों इस तरह से बाज नहीं आ रही? आज भी जहां वफद गुजरना था वहीं वो पहुंच गए एहतजाज के लिए।
देखें, वो तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, वो एहतजाज करेंगे। सड़कें तो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जी बंद की गई हैं। मैं खुद इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और पहली दफ़ा मैंने उन सड़कों पे भी देखा है कि कंटेनर लगाए गए हैं जिन पे माजी में कंटेनर नहीं लगते। अगर आप रेड जोन की बात कर लें, F6 की बात कर लें, F6 की वो सड़कें जहां पे पहले हमने कभी कंटेनर नहीं देखे। हम कंटेनर देखते हैं नॉर्मली ब्लू एरिया की साइड पे और या फजले हक रोड के ऊपर। इस दफा ब्लू एरिया की जो ऑपोजिट साइड है उस साइड पे भी कंटेनर लगे हुए। अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में मुझे डिटूर करके आना पड़ा, इसलिए कि हम थोड़ा हमें रास्तों का पता है तो घूम फिर के पहुंच गए। तो सड़कें तो बंद हैं। उसके अलावा आपको पता है मोटरवे, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि एहतजाज जो है वो 24 तारीख को और 22 तारीख को मोटरवे बंद कर दिया जाए। और मोटरवे वो नहीं जो शहर में आ रहा है, मोटरवे जो शहर से बाहर भी जा रहा है। वो 22 तारीख की रात से लाहौर की मोटरवे बंद है और अब तो ट्रेन के ऊपर बड़ा रश पड़ा था और वहां पे भी मसाइल हो रहे हैं। तो हुकूमत को पता है कि एहतजाज में लोग आएंगे, बड़ी तादाद में लोग आएंगे और उनको रोकना है, डिस्करेज करना है, और उसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर हुकूमत को ये पता हो कि एहतजाज में 1800 लोगों ने आना है तो यकीन करें कि यहाँ पे एक रोड भी बंद ना हो। लोगों को इसलिए रोडें बंद की। काज़मी साहब यहाँ सवाल तो ये भी पैदा होता है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखें मोटरवे तो सारी इसलिए बंद की कि उनकी मुरम्मत करना थी। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी NHA जो है इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है कि एक दिन में ही उन्होंने कहा कि हम सारी मोटरवेज जो है उनकी मुरम्मत कर देंगे। और दूसरी बात ये कि हाँ जी, दूसरी बात ये कि अतात तारिर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब दोनों वफाकी वज़ीर हैं। वो तो कहते हैं कि PTI की लीडरशिप जो है वो फ़ोन कर रही है कि हमें गिरफ्तार कर लें। आप पता नहीं किस एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो देखें, तो जो इनको फोन कर रहे हैं तो फिर तो इनको नहीं बताना चाहिए, वो तो इन्हीं के साथ मिले हुए। अपने साथियों को कौन रुसवा करता है? तो मेरे ख्याल में शायद फोन कम आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा गिला शिकवा होगा। बाकी हो सकता है कोई मिला हो, हमें नहीं पता। बाकी जहां तक मुरम्मत का काम है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर 6 महीने और जेल में रहे तो पूरे मुल्क में हर जगह पे मुरम्मत का काम इसी तरह शुरू हो जाएगा और सड़कें वगैरह बंद कर दी जाएंगी। इश्यू ये है कि ये जिस तरीके से आज भी मैं देख रहा था कि वो नेशनल हाईवेज वालों ने ट्वीट की भी है कि यहाँ पे भी मुरम्मत हो रही है, वहां पे भी मुरम्मत हो रही है। अब हुकूमत को सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सोचने की जरूरत है। बेसिक जो चीज है, जो असल चीज जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है कि इसका कोई सियासी हल निकालें। इस वक्त जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, कतन उनके लिए कोई माहौल अच्छा नहीं है। इस वक्त जो लाहौर में सूरत हाल है, वहां पे भी शहरी तंग है। तो जब तक ये सियासी कुव्वतें मिलकर इसका कोई सियासी हल नहीं निकालेंगी, आज एक दफा हो सकता है हुकूमत प्रिवेल कर जाए या तहरीके इंसाफ के ज्यादा लोग आ जाएं, लेकिन साल बाद, 6 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद दोबारा अगर हमने इसी पोजीशन में होना है तो ये कतन मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। इसका कोई देर पा हल निकालने की जरूरत है। आमिर रियाज राना साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या देखते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि ये एहतजाज तवालत पकड़ेगा या 1-2 दिन में मामला ठंडे पड़ जाएंगे, चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी और एहतजाजी जज्बा नरम पड़ जाएगा? पहली बात तो यह है कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई बातचीत का रास्ता बने और मामला तय होने चाहिए, क्योंकि मुल्क इस तरह ही चला करते हैं। लेकिन इमरान खान तो गेट नंबर 4 की ही आरजू किए हुए हैं कि वहीं से मुझसे बातचीत हो, जो नहीं हो रही। ये जो बातचीत हो रही है वो अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, जहां से भी उनसे रब्ता होता है, वो उस हैसियत में पैगाम रसानी का काम करते हैं। जो मुज़ाकरात की बात है, मुतालबात पे बात है, तो वो नहीं हो रही, और जब होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगी। कोई चीज़ छुपती नहीं है। लेकिन डील लेना और ढील लेना, इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश जरूर हो रही है। PTI चाहती है कि उसे रास्ता मिले, चाहे वो प्रेशर से मिले, चाहे वो गुफ्तगू से मिले, लेकिन वो समझते ये हैं कि पब्लिक में हमारी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। तो आप और हम सब मुंतजिर होंगे कि जिन लोगों ने शायकीन के और फिदायीन के लाखों के मजमे के लिए व्लॉग किए हैं, उनको हैं इतने लाख लोग, हमें को इंतजार करना चाहिए कि उनकी बात सच होती है या नहीं होती है। फिर तो मंजर ही और होगा ना, फिर गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं रहेगी। जितनी चाहत से व्लॉग और सब लोगों ने ट्वीट किए हैं, फिर तो गुफ्तगू की खत्म हो जाएगी अगर इतने लोग आ जाएंगे। जी काज़मी साहब, आप ये फरमाइएगा कि अगर कोई डील हो रही होती तो फिर तो एहतजाज इस तरह से ना होता, और अगर एहतजाज के लिए PTI निकली है तो इसका मतलब ये है कि डील तो बज़ाहिर कहीं नज़र नहीं आती।
तो आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई के ज़हन में, लीडरशिप के ज़हन में ये है कि एहतजाज होगा तो डील होगी? देखिए, मसला ये है कि या तो आप आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इसका कोई हल निकाल लें। अब यहाँ पे ये सब का इत्तेफाक है, चाहे मैं हुकूमत वालों से बात करूं, चाहे अपोजिशन वालों से बात करूं, किसी गैर जानिबदार बंदे से बात करूं, वो ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। सारी अदालतें भी उसको छोड़ दें तो हुकूमत उसको नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये फैसला हुआ हुआ है। तो फिर तो आपने वो आईनी रास्ता तो बंद कर दिया है, आपने खुद चीज को उस तरफ धकेल दिया है कि जहां पे आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, सड़क के ऊपर मामला तय होंगे, तो इसमें तो वो अपना हुकूमत का अपना किरदार है। वो अभी इमरान खान साहब की हुई थी जमानत, साथ ही शाम को रावलपिंडी पुलिस ने ट्वीट कर दिया कि एक और मुकदमे में हमने उनको पकड़ लिया। तो ये इशू है कि बातचीत से तो तब मामला हल होंगे जब आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सब कुछ कर रहे हो। जब आपने ये फैसला कर लिया है कि आइन जो मर्जी कहता है, कानून जो मर्जी कहता है, हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना। अब बुशरा बीबी पे अभी देख लें कितने मुकदमे हो गए कि जी उनका जो बयान था वो डेरा गाजी खान में भी मुकदमा हो गया, तो गुजरांवाला में भी मुकदमा हो गया। तो ये सारी चीजें बड़े एक भोंडे तरीके से की जा रही है ना। तो जब आप इस तरीके से भोंडे तरीके से चीजों को करते हैं तो फिर उसमें कोई सोफिस्टिकेशन तो नहीं रहती है। दोनों तरफ से फिर इसी तरह मामला चलते हैं और स्ट्रीट के ऊपर ही आके मामला की जो है हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। दूसरे ये ताकत दिखा रहे हैं कि जी हमारी मर्जी है, हम हुकूमत में हैं, हम जो मर्जी करें, नहीं छोड़ेंगे, मुकदमात करेंगे। वो ये कह रहे हैं जी ठीक है, फिर हमारे पास अवाम की सपोर्ट है तो फिर हम बंदे लेके आएंगे, अगर आपने इसी तरह करना है फिर हम भी इस तरह करेंगे। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि काज़मी साहब फरमा रहे थे कि दोनों फरीक अपनी अपनी ताकत दिखाने पे बाजिद हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अगर मामलात को तय किया जाए तो बातचीत से ही मामलात हमेशा हल होते हैं। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब। उनसे जानेंगे कि आज की सूरत हाल के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज सारा दिन जो कुछ हुआ और पीटीआई के एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली रही, हुकूमती रुकावटें क्या थी और पीटीआई अपने हदफ में किस हद तक कामयाब हुई, इन सारी बातों पे हमारे साथ आज मौजूद हैं जवाब देने के लिए जनाब रऊफ हसन साहब, जो कि सीनियर रहनुमा पीटीआई के। थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब, आपने वक्त दिया। ये बताएं, बहुत मेहरबानी जनाब। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि आज सारा दिन जो भी सूरत हाल रही सारी हुकूमत की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से, उस पर आपका क्या तबसरा क्या है? थैंक यू जनाब, बहुत मेहरबानी। एक तो जिस तरीके से पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया गया है, जिस तरीके से मोटरवेज बंद की गई हैं, एक्सप्रेसवेज बंद की गई हैं, सड़कें बंद की गई हैं, गलियां मोहल्ले बंद किए गए हैं, दुकानें बंद की गई हैं, कंटेनरिस्तान में पूरा मुल्क जो है तब्दील कर दिया गया है, नेट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, कॉल्स नहीं हो रही हैं, मतलब वर्चुअली द इंटायर कंट्री हैज़ बीन लॉक्ड डाउन। तो इससे ज़्यादा हमारी फतह कैसे हो सकती थी, क्या हो सकती थी? तो हम तो अभी से ही जो फियर इन लोगों के दिमागों में, इन लोगों के दिलों में घुसा हुआ है खान साहब का, उसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने खुद ही हमें फैसिलिटेट किया है कि हम अपने अहदाफ हासिल कर सकें। इसके अलावा हम अपने प्लान के मुताबिक, हमारे काफ़िले जो हैं सारे मुल्क से, वो अपने प्लान के मुताबिक, अपनी स्ट्रैटेजी जो हमने डिवाइस की थी उसके मुताबिक अपनी मंजिल दैट इज़ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई जल्दी नहीं उनको यहाँ पहुँचने की। ये लोग खुद थकेंगे, भागेंगे। आप देखिएगा कि इन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है ये खुद उसके विक्टिम होंगे, ये खुद उसके गिरफ्त में आएंगे। कितने दिन तक ये मुल्क को लॉकडाउन रखेंगे? आप बताइए, कितने दिन तक ये लोगों को, शाहराहों को बंद करेंगे, मोटरवेज को बंद करेंगे? सो ये सारा एक रिडिकुलस प्लान है इनका, और ये देखेंगे कि अनकरीब ये सारा अनफल होगा और पीटीआई के लोग जो हैं वो अनकरीब इस्लामाबाद पहुँचेंगे। रऊफ हसन साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब तो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में कहीं कहीं जो हैं वो रोड्स ज़रूर रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन रोड्स तो खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं। कौन से रोड्स खुले हुए हैं जी? ज़रा आप खुद जाके जायज़ा ले लीजिए, वो बता दीजिए कौन से रोड्स खुले हुए हैं। मैं तो दूसरी बात है कि जब लोग पहुंचे,
अभी तक तो हमारे लोग पहुंचे ही नहीं। हम एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक एडवांस कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, हमारे जो काफिले हैं। तो जब पहुंचेंगे उस वक्त आप देख लीजिएगा, खुद आके देख लीजिएगा कि इनका क्या हाल। इस वक्त तो सारा मुल्क बंद किया हुआ है जी, इस्लामाबाद से की सड़कों की क्या बात है, सारा मुल्क बंद किया हुआ है। रावलपिंडी कंप्लीटली शट डाउन है इस वक्त। रऊफ साहब जी सर ये फरमाइएगा कि वफाकी वजीर जो हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो अताउल्लाह तारड़ साहब, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि जी पीटीआई की लीडरशिप हमें फ़ोन कर रही है और टेलीफोन करके हमें कह रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार कर लें। क्या वाकई ऐसा है? ऐसे लोगों से और क्या तवक्को कर सकते हैं कि जी ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं। ये डिसइंफॉर्मेशन जो है पिछले 7-8 दिन से हुई है, शुरू हुई है, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बावसूख ज़राए से खबरें शाया की जा रही हैं। ये जो है ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन की एक कड़ी है। जब लोग पहुंचेंगे, जब इनको नजर आएंगे, तो फिर जाके इनसे सवाल कीजिएगा, जनाब कि आप तो कहते थे कि कोई नहीं आया हुआ। अगर कोई नहीं आया हुआ तो फिर सारा मुल्क बंद क्यों किया गया है, शाहराहें क्यों बंद की गई हैं? क्या ये सवाल नहीं बनता आप लोगों के लिए उठाने का कि अगर कोई नहीं आ रहा, कोई खतरा नहीं है इनको, तो फिर इंटरनेट क्यों बंद किया है इन्होंने आज? क्यों बाकी हर फैसिलिटी जो है वो इन्होंने बंद कर दी हुई है? हम तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी रऊफ साहब, हम तो हमेशा उनसे भी ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हमारा काम ही सवाल पूछना है और अवाम तक हकाइक पहुंचाना है। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जिस तरह सवाल पूछना हमारा हक है, उसी तरह अपनी मर्जी का जवाब देना उनका हक है। वो जो भी जवाब देते हैं या आप लोग जो भी जवाब देते हैं हम वो नाज़रीन को दिखा देते हैं। ये फरमाइएगा सर कि आज मुसद्दिक मलिक साहब ने एक और बात की कि पीटीआई वाले हमेशा ये कहते थे कि जी बुशरा बीबी पे बात ना करें, बुशरा बीबी पे बात ना करें, वो गैर सियासी हैं। अगर वो गैर सियासी हैं तो मीटिंग्स किस तरह कर रही हैं अब और आपके चीफ मिनिस्टर के साथ क़यादत कर रही हैं एहतजाज की, तो वो गैर सियासी खातून हो के ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? बुशरा बीबी कहाँ क़यादत कर रही हैं जनाब, आप जरा मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं तो आप किस काफिले में आप किस काफिले में उनको देखा है आपने? बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खान साहब की सिस्टर्स भी गैर सियासी खातून हैं, खवातीन हैं। लेकिन उन अपने मियाँ के कैद होने की वजह से, जिस तरह से उन बहनें जो है वो अपने भाई के कैद होने की वजह से उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस मूवमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो डालें। बस टू दैट एक्सटेंट यस, इन ए नॉन पॉलिटिकल वे वो उन्होंने जो काम वो कर रही हैं वो उसमें कोई पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है। और इस आप किसी काफिले में उनको नहीं देखेंगी। वो खान साहब ने परसों भी उनके बारे में स्टेटमेंट दी है जी कि ना मेरी बेगम साहबा का ना मेरी बहनों का कोई पॉलिटिकल किरदार है। ये एक एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल किरदार होता, मौरूसियत की तरफ हम बढ़ते, तो खान साहब जब उनको अरेस्ट किया गया था और डिसेबल किया गया था चेयरमैन बनने से, तो क्या वो अपनी फैमिली के किसी शख्स को चेयरमैन नॉमिनेट नहीं कर सकता था? जैसे कि एक ट्रेडिशन रही है इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातों में, PML हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLQ हो, JUI हो, वगैरह वगैरह, सबको यही है ना कि जी अपनी फैमिली में से बंदों को उठा के उन्होंने। तो क्या आपको नजर आया ये कि खान साहब ने किसी अपनी फैमिली के बंदे को नॉमिनेट किया हो, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज सिस्टर्स? नहीं, एंड हिज सन्स? नहीं। तो इससे ज्यादा आपको क्या सबूत और चाहिए? आप मुसद्दिक साहब की बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं जी कि उन्होंने ये फरमाया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, फरेबी हैं। एक मुल्क के ऊपर डाका डाला हुआ है इन्होंने रात के अंधेरे में। इनको नजर आ रहा है कि जी इनके आखिरी दिन है, इसलिए अब ये बिल्कुल ही इनकी लग किस्म की गुफ्तगू हो गई है जिसकी ना कोई सेंस है, ना कोई सर है, ना कोई पैर है। रऊफ साहब, आप बार बार जिस स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी इस्लामाबाद में जब काफिले पहुंच जाएंगे, और अगर हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया गया तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी? और अगर पहुंच गए तो यहाँ रुकेंगे, कितने दिन तक रुकेंगे, क्या अमल होगा अगला? ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। वो एक है, सब चीज़ है जो कि हम उसको पब्लिक फोरम में डिस्क्लोज नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे काफिले आगे बढ़ेंगे, जब वो पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद आगे का जो लाहे अमल है वो भी तय किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है जी कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे काफिले इस्लामाबाद की तरफ आएँ, वो उसी तरीके से आएँ, यहाँ पहुँचें, और उसके बाद अगले अहदाफ हैं उसकी निशानदेही की जाएगी, वो आप तक पहुँच जाएंगे।
रऊफ साहब, आखिर में सिर्फ आखिरी सवाल का ये जवाब दे दें कि क्या आज जो सलूक हुकूमत की तरफ से किया गया, तो आप लोगों की जो कानूनी टीम है, आप इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी कोई इरादा रखते हैं? जनाब, हम तमाम अपने जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस मौजूद हैं, वो उसमें कानूनी चाराजोई है, वो भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है जो मौजूद है, उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी करेंगे जी, हम उसको नहीं फोफीट करेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। नाज़रीन, आपने सुना हसन साहब कह रहे थे कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रेटजी है वो इस तरह से अभी शो नहीं करेगी, बल्कि हम वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को आगे लाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जाएँ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। इसी ज़िम्मन में पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और आज एक मुशावरती इजलास भी लाहौर में किया है, जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली, इन दोनों के स्पीकर साहबान को बुला के उनसे भी उन्होंने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो फौरी तौर पे मुकम्मल तौर पे दूर किए जाएँ। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या और मामला क्या है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन मुर्तज़ा साहब। थैंक यू वेरी मच हसन मुर्तज़ा साहब, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म ने हदायत की है दोनों स्पीकर साहिबान को और उसके अलावा एक कमेटी भी बनाई थी, तो क्या इख्तलाफात इतने ही शदीद हो गए हैं कि जिससे वज़ीर आज़म इतना कंसर्न शो कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो एतमाद की होती है कि एक दूसरे पे एतमाद किया जाए। जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए, ऑन बोर्ड होने चाहिए, ताकि जो भी असरात कल को आते हैं वो चाहे मनफी हो चाहे मुस्बत हो, फायदे हो नुकसान हो, तो कम अज कम ये तो हो कि हम उनकी मशावरत के अमल में शामिल थे, हम उनको मशवरा देते कि ये ठीक नहीं है या ये दुरुस्त है या इसे कर लो, इसे ना करो, इसे पेंडिंग कर दो। ये सारी चीजें कल को हमने इलेक्शन में जाना है और हमने अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाना है। तो आज हम इत्तेहादी हैं तो कम अज कम हमारे फैसले तो ऐसे हो कि जिससे हम कल को ये कह सकें कि ये फैसला हमने लिया था। तो ये चीजें होती है, बाकी इतनी उनमें शिद्दत और वो नहीं होती, ये रोज की बुनियाद पे होता है। इसमें तो वाइब्स ऐसी आनी चाहिए कि हम भी हुकूमत का हिस्सा है, जो कि नहीं आ पा रही। अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के हवाले से जब आप बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलपमेंट दे रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ना दी जाए। और फिर जहाँ पे हलकों के अंदर हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं और हमने इलेक्शन लड़े हैं, हमारे अपने सपोर्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, तो फिर वहाँ तो धड़ों की सियासत होती है। वहाँ पे अगर मेरे किसी वोटर के खिलाफ FIR हो रही हो, मुझे इंसाफ ना मिल रहा हो, मैं उसके लिए दरबदर हुआ फिरूं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी भी हूँ, तो ये चीजें होती हैं जो इत्तेहाद के अंदर दूरियां पैदा करती हैं। और वजीर आजम साहब ने अगर ये चीजें की हैं या उन पे वो इकदाम कर रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये सिर्फ और तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूर होने चाहिए, तो ये मुस्बत कदम है उनका। हसन मुर्तज़ा साहब, ये पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ें सामने आई हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से अक्सर ये बातें पहले भी की गई हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब तो रोज़ाना की बुनियाद पे हुकूमत पंजाब की तवज्जो दिला रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ये नहीं है, ये सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा, ये मामलात नहीं किए जा रहे। तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब में गवर्नर ऑफिस और वज़ीर आला ऑफिस के मामलात भी को बहुत अच्छे नहीं हैं? देखें, गवर्नर साहब तो जितना एक करते हैं मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा है, और वो
जिस आईनी ओहदे पे बैठे हैं वो तकाजा भी उनसे यही करता है कि वो दोनों अतराफ में एक पुल का किरदार अदा करें, और वो कोशिश भी करते हैं कि मशावरत के साथ चीज़ें होनी चाहिए और हमें रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसका अगर इत्तेहादी नाराज होगा तो वो मेरा ख्याल है हुकूमत पे कोई अच्छे असरात नहीं मुरतब होंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ग्रोह नहीं है कि वो रोज की बुनियाद पे ब्लैकमेल कर रहा हो। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो जायज हद तक जो चीजें हैं वो चाहती है। हम किसी सूरत भी नहीं चाहते कि हमारे से हुकूमत ब्लैकमेल हो और हम एक तरफ होके बैठ जाएं और कहें जी कि अब हम तो नहीं मान रहे और फिर मनाया जाए और फिर अपनी शराइत बनाई जाए। ऐसा चक्कर नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि लेकिन हसन मुर्तजा साहब 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जब तरमीम पास हो गई तो आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बातें की और जिस तरह से कहा कि जी हम तो साथ हैं लेकिन हमारे साथ मुशावरत नहीं की जाती, हमसे बातें डिस्कस नहीं की जाती, तो क्या वही चीज़ें जो हैं अब बढ़ के इतनी संगीन हो चुकी हैं कि जिस पे वज़ीर आज़म को भी कमेटी भी बनाना पड़ी और ये इजलास भी तलब करना पड़ा? नहीं, ये चीज़ें मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म साहब के इल्म में है कि जो ज़्यादतियाँ PMLN गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ होती हैं ये उनके नोटिस में, उन्हें पता है और शायद वो वहाँ पे अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए था। और इसी चीज का उन्होंने नोटिस भी लिया और कहा भी कि ये चीजें जो है ये फिल फॉर जो तहफ़्फ़ुज़ात है ये दूर होने चाहिए। सर अगर वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे तो फिर क्या समझते हैं आपके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे और हुकूमत कायम रहेगी या फिर आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम अलग होने की बात कर रहे हैं, हम तो साथ चलने की बात कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि इन हालात में जब मुल्क के अंदर एक इंतशार की सियासत हो रही है, अफरा तफरी की सियासत हो रही है, हुकूमत तो सूबाई हुकूमत भी वहाँ पे जो है उसकी प्रायोरिटी भी लोग नहीं है। वो भी चाहते हैं कि एक जो कैदी है उसकी आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब। इन हालात में मज़ीद हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा की जाए, बल्कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हुकूमत भी कायम रहे और मुस्लिम लीग नून के साथ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि इत्तेहादियों के मामलात भी मज़ीद बेहतर हो जाएँ। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेके अमेरिका क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अब तो ट्रंप के करीबी साथी यानी अमेरिका, अगर हम ये कहें कि बरतानिया को मुआशी तबाही की धमकी भी दे दी है कि अगर नेतन्याहू को गिरफ़्तार किया गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बरतानिया को भुगतना पड़ेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर और दफ़ाई तज़कियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो मामला इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, जो कुछ नेतन्याहू के साथ बैन-अक़वामी अदालत इंसाफ ने किया है वो मैं समझता हूँ दुनिया भर के अवाम की अक्सरियत की आवाज़ है और उन्हें इससे बड़ी खुशी हुई है। और इसी वजह से अगर आप गौर करें तो सिवाय अमेरिका और हंगरी जो एक छोटा सा मुल्क है यूरोप में, अगरचे वो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उनके अलावा बाकी तमाम ममालिक की अक्सरियत ने, गालिब अक्सरियत ने खैर मकदम किया है इस फैसले का और कहा है कि बैन-अक़वामी अदालत इंसाफ जो भी फ़ैसला करेगी वो उस फैसले की पाबंदी करेंगे। और यूरोपियन यूनियन ख़ास तौर पे चूँकि इसमें जितने भी 27-28 ममालिक शामिल हैं, वहाँ पे गुज़िश्ता 100 बरसों से तकरीबन तमाम तर हुकूमतें वो घूम रही हैं हुकूक इंसानी के इर्द गिर्द
वो हुकूमतें कायम ही हैं हुकूक इंसानी और जमहूरी हुकूक की बुनियाद पे। तो लिहाजा उनके लिए उन तमाम इक़दामात, उस नस्ल कुशी की हिमायत करना तकरीबन नामुमकिन है जिसका इसराइल मुर्तकिब हुआ है। और इसीलिए हेग से यानी नेदरलैंड्स लेकिन सर क्या इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जीतेंगे या अमरीकी दबकी काम कर जाएगी? उसमें तो देखें अभी बहुत वक्त बाकी है कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती, सबसे बड़ा सहूलतकार, सबसे बड़ा सरमायाकार वो अमेरिका है। उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि इसराइल के क़याम से अब तक और ख़ास तौर पे गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान इसराइल को तकरीबन 310 अरब डॉलर इमदाद, सिर्फ माली इमदाद जो कि इमदाद होती है ग्रांट्स की सूरत में, 310 अरब डॉलर मिले हैं सिर्फ गुज़श्ता एक साल के दौरान, यानी अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक इसराइल को तकरीबन 18 अरब डॉलर अमरीकी इमदाद की सूरत में मिले हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। सर आप जैसे खुद आपने जिक्र किया यूरोपीय यूनियन का, तो ख़ास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो दबाव डाल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर नेतन्याहू की गिरफ्तारी ना भी हो तो मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेके क्या इसराइल पे दबाव बढ़ेगा? इससे कोई मिडल ईस्ट में कोई इसराइल पे उस दबाव की वजह से कोई रिलीफ मिलेगा फ़लस्तीन में? देखिए इसका कुछ ना कुछ नतीजा तो बरामद होगा ना। यानी यूरोप में अक्सर ममालिक में बड़े बड़े मुजाहरे हुए इसराइल के ख़िलाफ़। ख़ुद अमेरिका के अंदर बेशुमार यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस पे मुजाहरे हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो उसका कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। हाँ, अलबत्ता जब तक अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, माली इमदाद भी दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 18 अरब डॉलर सिर्फ एक साल के दौरान उसको मिले। उसके अलावा उसको असलहा भी बेशुमार फराहम किया है बरतानिया ने भी, जर्मनी ने भी। और जर्मनी एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने कहा है कि हमारा इसराइल के साथ एक बड़ा मुनफरिद रिश्ता है और हम आलमी अदालत इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी बराए नेतन्याहू उस पर ज़रा गौर करेंगे। यानी आप गौर अगर करें तो सिर्फ 2 ममालिक हैं, जर्मनी और अमेरिका, जिन्होंने खुल के मुखालफत की है या फिर कहा है कि जर्मनी। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये भी बड़ा अहम है कि चाहे सिर्फ 2 ममालिक हैं, लेकिन जितने मर्जी एहतजाज हुए हों, मुजाहरे हुए हों अमेरिका में, वेस्ट में, लेकिन इसराइल तो अपनी बर्बरियत से, साइयत से बाज नहीं आया। उसने तो गज़ा में वही बमबारी जारी रखी, उसने तो बच्चों पे भी जुल्म सितम जारी रखे। तो इसराइल तो अब भी कहेगा जी आप जो मर्जी करते रहो, मैं अपना काम जारी रखूँगा। जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमेरिका जब तक उसके साथ खड़ा रहेगा, इसराइल यही काम करता रहेगा। अलबत्ता इसराइली रहनुमाओं के लिए यूरोपीय ममालिक में या अफ्रीकी ममालिक में सफ़र करना अब इतना आसान नहीं होगा। वो 10 दफ़ा सोचेंगे इस सफ़र पे रवाना होने से पहले। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, इम्तियाज़ गुल साहब का कि जब तक इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है उस वक्त तक वो इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे अपने जुल्म सितम जारी रखेगा। आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।